हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी का। लेक्चर हमारा है 13.2। जैसे हर वीडियो में हमारा जो एक्सरसाइज नंबर होता है वही हमारे वीडियो का लेक्चर नंबर होता है। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा हुआ था, इसके जो लेक्चर 13.1 में एक्सरसाइज 13.1 हमने कवर किया था। तो इसमें एक चीज और हम जो प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज से पहले वाले प्रॉब्लम्स हैं, मीन जो एग्जांपल्स हैं, वो भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं। ज्यादातर बच्चे वही डाउट्स पूछते हैं, तो इसलिए हम उसको भी कवर कर रहे हैं। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लेकिन बुक्स के साथ में ही आपको करना है। यहाँ हम आपको उसका केवल रीडिंग करेंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं, और बाकी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सभी क्वेश्चन को लिख पाना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ को कॉन्सेप्ट को समझना है, और कोई क्वेश्चन कैसे हुआ है वो हम बताते रहेंगे। देखो, पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की थी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इसको जुडिशरी में यूज किया जाता है, और इस पर रिसर्च भी बड़ा अच्छा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर कोई लॉ का एक्सपर्ट हो तो कर सकता है, सीख सकता है कि इसमें क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि इसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि अगर एक कोई अगर एक आपको एक ही इनपुट से, मीन्स एक ही रिसोर्स, अगर रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस से दो लोगों से, जो फर्स्ट विटनेस है उसके बाद सेकंड विटनेस से पूछा जाता है, तो हमारा मकसद क्या होता है, जो पहले ने कहा है, मीन्स जो हमारे पास कोई अगर इंक्वायरी ऑफिसर है तो वो जो कुछ इंक्वायरी कर रहा है, सिर्फ सेकंड से क्या करता है, उसका जो कॉमन पॉइंट है वो ढूंढता है। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है, मीन्स अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड का जो कॉमन है, ए और बी ले लो, ए और बी का जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, उसको ए से डिवाइड कर देना है। मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ से डिवाइड कर दोगे, इसी को कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी आकर। तो ये आपका एक सिचुएशन बन जाता है। तो यहाँ ये चीज ध्यान देना है कि हमारा बी वो जो सेकंड हुआ है, लेकिन उसके पहले जो कुछ हुआ है उसी पर सारा कुछ है। जो पहले हुआ है वो सैंपल स्पेस का काम करता है, और जो कॉमन पॉइंट है, मीन्स हम उसी पॉइंट को देखेंगे जो सेकंड के साथ में कॉमन है। तो कॉमन पॉइंट आपका फेवरेबल हो जाएगा, हमारे काम लायक है, पसंदीदा, और पूरे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से है। अब देखो, यहां उसको और एक्सटेंशन हम करते हैं क्योंकि सारा कुछ बेस वहीं से है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एक्सरसाइज 13.2 में हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि हमें ये देखना है, जो दोनों विटनेस मिले हैं, दो विटनेस, तीन विटनेस, जो भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्योंकि हम ज्यादातर जो कोशिश करते हैं, हमने कभी देखा होगा कोई भी केसेस हुआ तो उसमें 2 4 10 विटनेस लिए जाते हैं। तो अगर वो एक ही जगह से आ रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स अगर वो डिपेंडेंट है तो आपके जो इस पे इनको इंक्वायरी पर मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, केस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ये देखा जाता है कि ये दोनों, ये नहीं कि जो पहले ने कहा वही दूसरा कहे, दूसरे या फिर तीसरा वाला भी उससे मिला जुला रहे, ऐसा ना रहे। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही पता है, एक ही रिसोर्सेज से आ सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से भी आ सकते हैं। अगर अलग अलग जगह से आ रहे हैं तब तो क्लियर है कि इंडिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि अलग अलग उनका अगर रिसोर्सेस ही अलग है, मीन्स अगर सैंपल स्पेस ही, रिसोर्सेस का मतलब सैंपल स्पेस है, अगर अलग अलग सैंपल स्पेस से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर अलग अलग सैंपल स्पेस से हैं तब तो पक्का है कि इंडिपेंडेंट ही होंगे। कोई उसमें फिर एक थ्योरेटिकल अप्रोच बता रहे हैं, एक्सोमेट्रिक अप्रोच में साफ साफ है। लेकिन अगर एक ही रिसोर्सेज से आ रहे हैं, एक ही सैंपल स्पेस से आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि क्या है उसमें। इंडिपेंडेंट का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमेशा रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ही यहाँ पता किया जाता है। फिलहाल देखें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो इसी को जो हमने यहाँ कहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ए, ये वास्तव में है क्या, नंबर ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इसी को दूसरे केस में अगर लिखें, हर एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ एक ही सैंपल स्पेस के दोनों होते हैं, तो यही बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वास्तव में बन क्या जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहां से देखें, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हर जगह वैलिड है, इसी का नाम होता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम।
मीनिंग क्या है इसका? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों कहते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब होता है इंटरसेक्शन के लिए हमेशा होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। एनसीईआरटी ने दोनों नोटेशन दिए हैं कि आप चाहो ए एंड बी, इस ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकते हो या ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब ए बी अगर लेना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया आपने इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मींस मल्टीप्लाई आप करते रहोगे। जिस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे इवेंट आपका आगे आगे होता रहेगा उस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ऐसे ऐसे जहां जहां प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है एंड एंड करके वो आगे मल्टीप्लाई होते रहेंगे और पिछले जो कुछ है वो आप करते रहोगे कि ये पहले हो चुका है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी 3 कर दिया गया तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी टेकन। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वेयर ए बी इज ऑलरेडी टेकन। ए बी का मतलब है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसी को ए बी कहते हैं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लिख देते हैं ए बी सी। तो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आगे एक्सटेंशन आप जैसे जैसे करते रहोगे वो आपका फॉर्मूला बनता रहेगा। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहे जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम मान लो ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 देखो क्योंकि हमें करना ही है एग्जांपल 8 एनसीईआरटी से देखते हैं। तो कहा गया है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। कोई अर्न है जिसमें 10 ब्लैक बॉल हैं, 10 ब्लैक बॉल्स और प्लस में 5 व्हाइट बॉल्स हैं। क्या करना है इसमें? 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। एक एक करके 2 बॉल लिया गया है। 2 बॉल किस तरीके से है? विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रखा नहीं जा रहा है। इसका मतलब एक बॉल कम हो जा रहा है जब दोबारा लिया जा रहा है। What is the probability that both drawn balls are black? मींस दोनों के दोनों बॉल ब्लैक लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 बॉल लेने हैं तो इसका मतलब पहले एंड सेकंड तो मर्जो इंटरसेक्शन से लिख दो, दोनों ब्लैक बॉल ही लेने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहले हम अगर 10 हैं 10 और टोटल कितना है 15, तो हमारा फेवरेबल 10 है, 10 में से हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास जो सैंपल है स्टॉक कितने का है? 15 का है, तो 10/15 हो जाएगा। दूसरी बार क्या होगा? जब दूसरा सेकंड वाला ले रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक 15 का ही, क्योंकि उसको रिप्लेस नहीं करना, रखना नहीं उसकी जगह, और ब्लैक अब आपके पास 9 ही रहे। तो यहाँ क्या गया? 10 × 9 मीन्स 90 अपन जो नीचे आया, या फिर डिवाइड कर दो इसको तो 2, यहाँ 5 3 जा 5 2 जा और 5 2 टाइम्स, और यहाँ 3 3 जा 9। तो यहाँ देखे 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से बन जाए तो 3/7 आपका वैल्यू आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया कि 10, और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 भी देखते हैं, 2 एग्जाम्पल है इस पर। कहा गया 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, इस तरीके से विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ भी है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मींस इक्का है। तो देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 3 कार्ड इस बार लेने हैं, फर्स्ट सेकंड, यहाँ इसे इनटू भी लिख सकते हो, थर्ड इंटरसेक्शन इनटू, दोनों नोटेशन है। एनसीईआरटी ने ज्यादातर क्वेश्चन में कहा, लेकिन ये भी नोटेशन उन्होंने कहा है कि ये हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ वाला रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फर्स्ट लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे पास है क्या? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। लेकिन इसमें लेने क्या है? किस तरीके से? फर्स्ट आपका किंग होना चाहिए, दूसरा भी किंग होना चाहिए, और तीसरा एस होना चाहिए, मीन 2 किंग होना चाहिए और 1 इक्का होना चाहिए, और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला किंग आप लोगों को, किंग 4 होते हैं, कार्ड के बारे में थोड़े पता होना चाहिए। 4 किंग होते हैं आपके, 4 ये सूट होते हैं, स्पेड क्लब, ये सब 10th में से पढ़ चुके हैं, हार्ट और डायमंड। तो यहाँ देखो आपका किंग किसी भी स्पेड क्लब डायमंड या हार्ट किसी का भी हो सकता है। तो किंग 4 होते हैं, तो 4/52 आपको सैंपल स्पेस तो 52 है, कार्ड आपके पास 52, लेकिन आपके फेवरेबल का 4 ही है। उसके बाद क्या होगा? 3 ही किंग बचेंगे, 3/51 बचेंगे। इसके बाद एस कितना आया? आपके पास 4 होते हैं, तो 4 में कितना बचा? 50 कार्ड बचा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ आप क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग पहले वाले में सबका आ जाएगा, जब दूसरा लोगे तो वह ए इज ऑलरेडी टेकन, मतलब ये फर्स्ट वाला पहले हो चुका है, तो ये कार्ड निकल गया किंग का, तो यहाँ किंग कम हो गया। उसके बाद में करोगे, अब आप इक्का लेने जा रहे हो, तो इक्के अभी 4 के चारों बच्चे हैं, लेकिन टोटल कार्ड 50 हो चुका है क्योंकि 2 किंग निकल चुके हैं।
तो इस तरीके से इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कुछ आंसर आया वो आपका आ गया, मीन्स सिंप्लीफाई करके जो कुछ है वो कर लेंगे। तो ये इस तरीके से दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर है, दोनों एग्जांपल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और इधर जो है आगे ये हम बताते भी रहे। इसके बाद देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर थे, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, उसके बाद कुछ नहीं है। चाहो तो इसको कह सकते हो 3, यहाँ आ गया 17, सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ आ गया 4, 2 2 जा 4, 2 4 से सीधा कर दो, 4 1 जा, यहाँ 13 आ गया, और आपका ये भी कर सकता है 2 2 जा 4, 2 25, तो यहाँ आ गया ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 25। तो जो कुछ आया ये सिंप्लीफाई करके आप पता करो, फिर वही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखो उधर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट का सीधा मतलब है कि अगर हम जितने भी लोग आ रहे हैं, मतलब जितने भी इवेंट ऑकर हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे के कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ फर्क ना पड़े एक दूसरे से। तो यहाँ हम एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन देखते हैं पहले इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। ये पॉइंट कंडीशनल हम पहले कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको बता दिया, अब क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं। देखते हैं इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का दो मीनिंग है। एक तो ये मीनिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, इसके लिए रिसोर्सेस अलग अलग हो, मतलब एक सैंपल से आ रहा है और दूसरा सैंपल स्पेस अलग से, मीन दूसरा इवेंट आ रहा है दूसरे सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस ही लिख देते हैं एसएस। तो एक यहां से इवेंट आया और दूसरा इवेंट जो आपका यहां से आ रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल में कैसे है, जैसे क्रिकेट मैच की कोई सीरीज है, तो पहला जो पहले मैच से रिजल्ट आया है वो है, फिर दूसरे में मैच से रिजल्ट आया, तो यहाँ पर क्या रिसोर्सेस ही अलग अलग आ रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए देखा होगा जब सर्वे किया जाता है तो हमारी कोशिश यही रहती है, जितने भी आप देखा होगा सर्वे किए जाते हैं तो उसमें पहली कोशिश ये की जाती है कि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो इंडिपेंडेंट हो। मीन्स अगर किसी स्टेट में सर्वे किया जा रहा है कोई इलेक्शन का कि कौन पार्टी जीतेगी, तो वहां पर क्या होता है, एक ही जगह से नहीं लेते, सब अलग अलग जगह से होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस अलग अलग रखे जाए। तो पहला तो ये है कि अगर इंडिपेंडेंट की पहचान आप तुरंत कर सकते हो। और दूसरा केसेस क्या है, दूसरा मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है कि मैथमेटिक्स से ही प्रूफ हो सकता है, बाकी दूसरा नहीं है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच तो आसानी से पता चल जाता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है थ्योरेटिकल में, मतलब हमें समझना होता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, पता कैसे चले। तो यहाँ पर तो ये है कि अलग अलग अगर रिसोर्सेस लिए गए हैं, अलग अलग जगह से काम किया जा रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। और क्वेश्चन में भी ऐसे अगर रहेगा तो आपको मानना है। लेकिन एक जो है इसकी थ्योरी भी है। थ्योरी ये है कि अगर यहाँ से कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड, वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन ए पहले हुआ है अगर फर्क ना पड़े, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड का फर्क ना पड़े, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कहीं विद रिप्लेसमेंट की बात हो तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, तो आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली करके अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये हमेशा वैलिड है। और अगर ये ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए, दिस इंप्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ करके है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ऐसा नहीं है तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये एक पहचान है, तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि इससे हम प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि कौन रिसोर्सेस इतनी थ्योरी लगाए। यहां से प्रूफ हो जाता है कि अगर अलग सैंपल से भी, एक ही सैंपल से आ रहे हैं तब भी अगर ये बातें आ रही है तो फिर हम आसानी से कहेंगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बाकी अगर एक बार कॉइन टॉस किया जाता है, दूसरा मान लो आपका डाई को थ्रो किया गया है, तो दोनों जगह से अलग अलग टाइप के आएंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ ये रूल 3 का होगा तो 3 कर देंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी लगा देंगे। तो यहाँ इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, तो दोनों ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही ड्राइव किया गया है कि ये बातें हो। बाकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मीनिंग अलग है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बन जाएगा, इंटू यहाँ अपान ए नहीं लगेगा और कुछ चेंज नहीं है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका अलग कॉन्सेप्ट है, वो सब में लगता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल जो है इंडिपेंडेंट के लिए ये रूल है प्रूव करने का। देखते हैं क्वेश्चन, एक दो इसके क्वेश्चन देखते हैं।
बाकी एग्जांपल्स इस पर हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 13.2 पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8, 9 हुआ था क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में कहा गया है कि कहा गया अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। एक डाई को थ्रो किया गया, ई कोई इवेंट है, किस तरीके से, अगर 3 का मल्टीपल आ जाए, मींस 3 और 6, दो ही 3 के मल्टीपल होते हैं, एक ही बार डाई को थ्रो किया गया है। और एफ कोई इवेंट है इसी तरीके से, एफ इवेंट में कहा गया है एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन नंबर। और ये कहा गया अगर इवन नंबर आए, मींस 2, 4, 6 आ जाए, तो आपका इवन नंबर वाला एफ माना गया है। दो इवेंट लिए गए हैं। पूछा क्या गया है, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहाँ देखो एक ही सैंपल स्पेस से है, दोनों बातें एक ही सैंपल स्पेस से कहा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही सैंपल स्पेस से आपको चेक करना है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपका, ई आपको पता चल गया, नंबर ऑफ ई आपका 2 आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे, क्योंकि हमारा काम यही पता करना है। इंटरसेक्शन एफ में अकेला एक 6 एलिमेंट आया। तो अब देखो एक एक पता करते हैं। तो यहाँ देखो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, 2/6, टोटल 6 है, 2 आपके फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखेंगे तो वो आ गया 3/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे तो ये आ गया 1/6। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर दे, इसको देखें तो क्या आ रहा है, 2 या मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पता करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता करते हैं, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। मीन्स 2/6 मीन्स 1/3 और यहाँ 1/2 और ये भी 1/6 है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन हमें एक ही सैंपल स्पेस वाले भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस रूल, अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले लिया गया, मान लो हम यहाँ इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो एफ कब लिया गया, 2, 4, ये इवन नंबर लिया गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहां पर 3 का मल्टीपल था, यहाँ 6, 3, 6 था, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपका, कुछ यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, मतलब एफ पर ई इज ऑलरेडी टेकन का कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये सिचुएशन अगर आ गया तब भी हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट के डबल मीनिंग है, ध्यान रखना। एक तो थ्योरेटिकल आपको पता है ही है, जिसको आप करते हैं उसको भूलना नहीं है कि कुछ नया आ गया, लेकिन मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये बातें अगर मिले, मीन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में जब भी सेकंड आया है, सेकंड एफ वाले ने जो कुछ कहा, पहले से कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन तो रहेगा ही, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तभी होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, तभी आप चेक करोगे, नहीं इधर 0 आ जाएगा तो कुछ नहीं मिलना है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अलग मैटर है, इंडिपेंडेंट होना अलग मैटर है। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दोनों की बातें अलग अलग हैं। देखते हैं इसके बाद में एग्जांपल नंबर 11 के बाद एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 था, एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा गया इन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन थ्राइस, इन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। इस बार कहा गया है एक अनबाइस्ड डाई को 2 बार, मींस 1, 1 से लेकर 1, 6, 2, 1 से लेकर 2, 6, 3, 1 से लेकर 3, 6, इसी तरीके से 4, 1 से लेकर 4, 6। ये सैंपल स्पेस होता है 5, 1 से लेकर 5, 6, 6, 1 से लेकर 6, 6, 36। यहाँ पर 6/6 इंटू 6 आपके सैंपल स्पेस पॉइंट, सैंपल पॉइंट होते हैं। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर, ए कोई इवेंट है, ए इवेंट किस तरीके से है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर पहले थ्रो पर। मींस कौन कौन से, ये वाले लिए जाएंगे, ये वाले लिए जाएंगे, ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो मींस कितने आ जाएंगे, 1, 1 से लेकर 1, 6, 3, 1 से लेकर 3, 6 और इसी तरीके से 5, 1 से लेकर 5, 6। तो ऑड नंबर केवल पहले पर होना चाहिए। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, मींस प्रोबेबिलिटी आप पता करेंगे तो 18 एलिमेंट मिलेंगे, आधे है पूरे हैं, तो 18/36 या तो 1/2। इसी तरीके से बी कोई इवेंट है, बी इवेंट कहा गया है कि बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। इस बार सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर रखना है, तो सेकंड थ्रो पर अगर ऑड नंबर तो 1 वाले इधर से ले लिए जाएंगे, मीन्स 1, 1 से लेकर 1, 1, 2, 1 ये सभी लास्ट में 1 वाले, मीन्स 6, 1 तक सेकंड वाले पर कहा गया। इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, 1, 1 ये वाला इधर से लोगे तो 1, 1, 1, 2 वाले ले जाएंगे, मीन्स 1, 3, 1, 3 और उसके बाद में 1, 3 सेकंड वाले पर देखना है
तो आप 1 वाले तो ले चुके हो शायद, सेकंड वाले पर कितना आ जाएगा, मैं सेकंड पर यही चीज उलट देना है, आप ऐसे कर दो, ये चीज उलट देना है, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका उल्टा करेंगे तो 6 5, या यहीं से ले लें, तो दूसरे पर क्या आ जाएगा 1 1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 1 क्या था 1 1 1 2 था, तो 2 1, इसी तरीके से 3 1, इस तरीके से देखेंगे तो ये 6 5 तक, तो यहाँ भी वही आएगा 18 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर भी 18, क्योंकि सेकंड पर भी अगर पहले वाले पर कुछ भी हो तो ये भी 18 ही रहा, 18/36। तो इस बार भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है पहले पर ऑड नंबर हो, दूसरे पर भी ऑड नंबर हो, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 1 1, और क्या आ जाएगा 1 3 1 5, इस तरीके से देखेंगे तो आपका 3 3 1 3 3 3 5, इसी तरीके से आपका 5 से शुरू हो जाएगा 5 1 5 3 और 5 5। तो यहाँ पर टोटल 9, 3 3 हर एक में रहे तो 9 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर यहाँ प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन भी करोगे तो क्या मिल गया 9/36, तो ये आ गया 1/4। तो आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में कहा गया है, एग्जांपल नंबर 12 में है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन को टॉस वाले बहुत फेमस है, इतने 8 होते हैं एच से लेकर, 3 एच वाले, उसके बाद 2 एच वाले, एच एस टी, इस तरीके से टी टी लास्ट में पहुंच जाता है। तो ये आपका कोई सैंपल स्पेस है 3 कॉइन वाला। अब जो आपको जरूरत है वो देखो क्या है, कहा क्या गया है यहाँ पर कि कंसीडर द इवेंट ई। ई कोई इवेंट है, ई इवेंट किस तरीके से है 3 हेड्स और 3 टेल्स। ई में इवेंट क्या है, या तो तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए, तो दो ही पॉसिबिलिटी रही। इसी तरीके से कहा गया एफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एफ इवेंट कहा गया है कम से कम 2 हेड हो, तो कम से कम 2 हेड में कितना आ जाएगा एच एच टी, इस तरीके से टी कहीं पर भी होता है टी एच एच, और एच बी टी बीच में भी हो सकता है ये, और एटलीस्ट टू हेड्स कहा गया है, और तीसरा तीनों हेड भी हो सकते हैं। तो ये आ गया कम से कम इतना होना चाहिए। इसके बाद में जी कोई है, जी आपको कहा गया एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड मतलब तीनों हेड नहीं होना चाहिए, तो इसमें सभी आ जाएंगे एट मोस्ट 2 हेड। तो एट मोस्ट 2 हेड में तीनों हेड नहीं होने चाहिए, इसका मतलब 0 हेड भी चलेगा, ये आपका 0 हेड भी चलेगा, मीन्स ये टी टी, सिंगल वाला भी चलेगा एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ये वाला चलेगा, और 2 वाले भी चलेंगे मीन्स एच एच टी और आपका टी एच एच और एच टी एच, मीन्स 7 आ जाएंगे इसमें। एक केवल वही एच एच नहीं चलेगा, तीनों हेड नहीं होते, एट मोस्ट 2 हेड चलेगा। अब पूछा क्या गया है, ये इस तरीके से बनाया गया है 2 हेड्स, ठीक है। ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एफ जी, इस तरीके से पेयर बनाना है, ई एफ का पेयर बनाना है, एक ई एफ का पेयर बनाना है, ई एफ का पेयर बनाना है। दूसरा आपका पेयर कहा गया है ई जी का पेयर बनाना है, ई जी का पेयर बनाना है, ई और जी का पेयर बनाना है, और इसी तरीके से एफ जी का पेयर बनाना है, एफ जी का पेयर बनाना है। तो आप देखो इधर क्या करना है, यहाँ पर ई एफ का अगर इंटरसेक्शन देखो तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी देख लो एक एक का कितना है, इसका कितना आ जाएगा 2/8, ये आ गया 2/8, 2 इसमें है, इसका आ जाएगा 4/8, ये आ गया 4/8, और यहाँ आ गया 7/8। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इनके इंटरसेक्शन का देखो क्या आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही मेन है। तो ई एफ का देखें तो ई एफ में इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है, यहाँ दोनों है, यहाँ एक ही है, यही एक मिल रहा है। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ का देखें मीन्स ए एफ का देखें, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ का इंटरसेक्शन तो ई एफ कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू, तो 2/8 इंटू 4/8, तो 2/8 का मतलब 1/4 और इसका मतलब है 1/2। तो यहाँ पर ये बराबर है, इसका मतलब क्या है ई एंड एफ वाला जो पेयर है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रूल लागू कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी का हम देखते हैं, बाकी हम देखते हैं ई एफ एफ जी का देखते हैं।
जो दूसरा दिया गया है, या ई जी का देखते हैं जो सेकंड दिया गया है। तो ई के साथ जी का देखते हैं। तो यहां देखो ई जी में क्या कॉमन है, ई और जी में। तो ई जी में टी टी अकेला कॉमन है, एक है 1/8 यहां पर भी आ रहा है। लेकिन ई और जी का देखेंगे 2/8 इंटू 7/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू जी, ई जी का कितना है 1/8। यहां भी कॉमन है क्योंकि चारों टी, वो तीनों टी होने चाहिए। तो तीनों टी यहाँ पर ये वाला एक ही कॉमन मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अगर देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू जी ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो ये नॉट इक्वल टू मिल रहा है, इसके इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल आ रहा है। कैसे? क्योंकि 2/8 और 7/8, तो ये 2/8 इंटू 7/8 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आ जाएगा ये 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये मतलब नहीं है। तो ये डिपेंडेंट है, ई एंड जी ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट आ गए या नॉट इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका एफ जी देखते हैं। तो एफ जी में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और जी में क्या कॉमन है, एफ और जी में क्या कहा गया, यहाँ पर 2H होने चाहिए या तीनों H होना चाहिए। यहाँ पर आपका तीनों H तो नहीं, लेकिन 2H वाले आ गए हैं, तो 3 कॉमन आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H वाले 3, तो 3/8 आया ये वैल्यू जो कॉमन वाला है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये है 4/8, और दूसरी तरफ है इंटू में 7/8। तो ये भी नहीं कॉमन है, क्योंकि इसका मतलब आ गया 4 में 2 आ गया, और ये आ गया 7 आपको ये नॉट इक्वल टू 7/16 है। तो इसका मतलब एफ एंड जी ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कॉमन बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बोर्ड में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े सेट अप्रोच के हैं, तो उनको भी बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा सेट का इसमें एक फॉर्मूला लगना है, तो उसको ध्यान देना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13। क्वेश्चन यहाँ एग्जांपल वाले करना है। एग्जांपल नंबर 13 में कहा गया है प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रूव दैट ई एंड ई एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ एंड ओनली वाला कंडीशन है। ये पहली कंडीशन है इंडिपेंडेंट का। देन सो दैट ई एंड एफ डैश, आपको पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश पता करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो इंटरसेक्शन एफ डैश होता क्या है, अगर यहाँ पर दो इवेंट है मान लो ई और एफ, तो आपका मीनिंग क्या है ई एंड एफ डैश। देखो ई एंड एफ डैश का मतलब ये है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। तो आपका मतलब क्या होता है इसका, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं ई माइनस एफ, या इसी को बोलते थे ई इंटरसेक्शन एफ डैश। एफ डैश का मतलब इससे बाहर, इसका नहीं होना चाहिए जरा सा भी कॉमन। तो इसका मीनिंग बस ये देख लेना और कुछ नहीं। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ, लेकिन ई में से आपको पता है नंबर माइनस होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इतना हिस्सा ही माइनस होगा। ई माइनस एफ का मतलब क्या है कि ई में से कौन सा हिस्सा होगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन होता है वही माइनस होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे रहेगा माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फर्स्ट इक्वेशन से बाई फर्स्ट इक्वेशन जो कहा गया है वहां से ये मिल गया रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लिया गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो यही कहा गया है यहाँ पर, ये किस तरीके से है, ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। 14th में कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस बार भी प्रोबेबिलिटी ए और बी के फॉर्म में दे रखा है। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये दिया हुआ है इंडिपेंडेंट की कंडीशन से। तो प्रूव क्या करना है आपको, देन प्रूव दैट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा गया एट लीस्ट ए और बी, एट लीस्ट ए एंड बी, एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए बी में से कोई भी हो, इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मींस यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका मीनिंग है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रूव करना है, सब डैश में प्रूव करना है, ए और बी वाले, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बाई इंडिपेंडेंट वाले प्रॉपर्टी से बाई 1, क्योंकि दे रखा है इंडिपेंडेंट है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन 1 ऐसा है। तो यहाँ पर अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर कॉमन आ जाएगा, तो और इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ कॉमन है, बी वैसे हमें जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। तो ये हिस्सा तो पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश है, ये आपका क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया गया तो ए आया। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब हम देखते हैं इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, क्योंकि हमें ए नहीं लाना। तो यहां देखते हैं क्या है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये लिख सकते हैं इसको। और यहां पर क्या है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो इससे होगा क्या, यहां पर देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपनी जगह पर है, माइनस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि इसके साथ में प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन लिया आपने, माइनस में कॉमन ले रखा है, तो जब माइनस वाला कॉमन लोगे इन दोनों में, इसको हम ऐसे हटा ही देते हैं, इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटा तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों बोर्ड में पूछे गए हैं। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी बी है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा गया 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। तो पता क्या करना है यहाँ पर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 अपॉन में 5 इंटू 5 3/25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये 1 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वैसे 2 कार्ड लेने हैं और रिप्लेस नहीं करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, पहला भी ब्लैक हो दूसरा भी हो, रिप्लेस नहीं करना। तो पहला कितना ब्लैक, 26 52 आ जाएगा, 52 में से 26, और फिर कितना 51 ही बचेगा, और टोटल यहाँ 25 ही बचेंगे। ये आपका उसी तरीके से जैसे हम पहले करते थे 11th में कि 26 C2 वो सब विदाउट रिप्लेसमेंट के ही होते थे, वही चीज है यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ आपका 20 से 1/2, ये आ गया 1/2 और यहाँ आ गया 25 और कटना नहीं है, 25 अपॉन में 51, तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन में 102। तो ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस। यहाँ क्या है, इस बार कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कोई इंस्पेक्ट करना है। कुछ ऑरेंजेस दे रखे हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, और उनमें कुछ पूछा गया इंडिपेंडेंट की कंडीशन लगा के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में। क्वेश्चन में है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर गुड है, 2 ही कैटेगरी है गुड, और नॉन गुड को बैड मान लो। द बॉक्स इज अप्रूव्ड, अगर सभी 3 के तीनों गुड हैं तो अप्रूव्ड फॉर सेल है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस टोटल हैं, इसमें टोटल 15 है, जिसमें से किस तरीके से 15 में 12 आर गुड, 12 तो इसमें ठीक है, और 3 आर बैड, और 3 इसमें बैड है। तो पता क्या करना है, 3 आर बैड, तो कहा बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, और ये कहा गया अप्रूव्ड फॉर सेल है, इसका मतलब तीनों अच्छे होने चाहिए। अप्रूव्ड फॉर सेल के लिए देखो अप्रूव्ड
फॉर सेल के लिए ये जरूरी है कि तीनों अच्छे होने चाहिए, तभी होना चाहिए। मीन्स गुड, पहला वाला गुड, दूसरा वाला गुड, तीसरा वाला गुड। तो यहाँ देखो ये 12 गुड है, तो प्रोबेबिलिटी अगर गुड की देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/15 आएगा। तो यहाँ देखो वही है, पहले कितना आ जाएगा 12/15, टोटल 15 है, उसमें से 12 आपके फेवरेबल है, 12/15। दूसरा भी गुड होना चाहिए, लेकिन रिप्लेस नहीं करना, तो 11 ही बचेंगे और इधर 14 ही बचेगा। यहाँ पर आपका 10 ही बचेगा और ये 13 होगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेना। इसी को हम पहले क्या करते थे, 12C3 डिवाइडेड बाई 15C3 लिख देते थे। दोनों का मीनिंग एक ही है, ये हम 11th में करते आए हैं। तो जहां जहां 11th में आपको ये भी बता रहा हूं कि 11th में आपने किया है, ये सारे कुछ विदाउट रिप्लेसमेंट वाले ही थे। ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में ही कॉम्बिनेशन लगता है, बाकी नहीं लगता। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई, ठीक ठाक डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन को लिया गया है और दूसरा अनबाइस्ड डाई को लिया गया है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स। ए कोई इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो देखो अगर एक कॉइन को लिया गया है, हेड अपीयर्स कहा गया, तो कॉइन के साथ में क्या आ जाएगा, एच के साथ में देखो पहले सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, H1 से लेकर H6 तक, और T1 के साथ में T6 तक कितना आएगा। तो ए क्या दे रखा है, कहा गया ए विद द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपीयर तो इसका मतलब 6/12 आ जाएगा, मींस 6/12 मतलब 1/2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप ए तो पता है 1/2 आएगा। इसी तरीके से एंड बी विद द इवेंट, और बी कोई इवेंट है, कहा गया 3 ऑन द डाई। 3 ऑन द डाई में क्या आ जाएगा, H के साथ 3 हो सकता है और आपका T के साथ 3 हो सकता है, तो 2 ही मिलेंगे, तो 2/12। तो प्रोबेबिलिटी बी आपका 2/12 आएगा। 2/12 का मतलब 1/6 आएगा। इसी तरीके से कहा गया चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। और प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन भी देखो, ए इंटरसेक्शन भी में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हेड आना चाहिए, क्योंकि ए इवेंट क्या था, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड आना चाहिए, हेड के 6 हैं और ये आपका 3 है, एक ही है, तो यहाँ एक ये आएगा, तो 1/12 आएगा। तो यहाँ देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि ये आपका 1/2 इंटू 1/6 के बराबर है, 1/12। तो इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा गया अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन द रेड। कहा गया 1 2 3 तो रेड में है, डाई को इस तरीके से है कि रेड में तो 1 2 और 3 है। इसी तरीके से कहा गया है एंड 4 5 6 इन ग्रीन, और ग्रीन वाले में 4 5 6 है, ये 3 दे रखा है। तो ग्रीन में तो 4 5 6 है और ये आपका 1 2 3 है, मीन डाई एक ही है। ग्रीन इज टॉस्ड, ये कोई टॉस किया है, थ्रो किया गया। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए कोई इवेंट है जिसमें क्या हो, नंबर इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या यहाँ हो सकता है 2 4, इवन ही देखना है तो 3 ही आएंगे, चाहे रेड वाले हो चाहे इधर हो, क्योंकि 2 तो इसमें आ जाएंगे और 2 इधर, तो 3 आए तो 3/6 हो गया, मीन्स 1/2 आ गया। इसी तरीके से कहा गया एंड बी विद द इवेंट, और बी कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखते हैं। बी इवेंट में कहा गया द नंबर इज रेड, तो नंबर रेड 3 है, तो ये 3/6, ये भी 1/2 ही रहा। अब पूछा गया आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट में ए इंटरसेक्शन से ही पता चलेगा दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब ए इंडिपेंडेंट ये कह रहा है, बी कह रहा है कि रेड होना चाहिए, और ये कह रहा है इवन नंबर होना चाहिए। तो 1 ही ऐसा है, क्योंकि R2 ही ऐसा है जो इवन नंबर है और साथ में रेड भी है, तो 1/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखा गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1, ये 1/4 आ रहा है, और जबकि 1/6 आना चाहिए अगर। तो इसका मतलब ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ए एंड बी आर ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये आपका इस तरीके से डिपेंडेंट इवेंट आ जाएगा, क्योंकि ए इवेंट आपको इवन नंबर दे रखा था और ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, और बी वाला दे रखा था रेड, तो रेड 3 है, इवन भी 3 है, तो 3/6 हुआ। जबकि आपका अगर कॉमन रेड में इवन नंबर देखा जाए तो आपका 2 ही है, तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये आपके क्राइटेरिया जो मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और थ्योरेटिकली प्रूफ में आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट E एंड F आर बी द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 3/5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ F दे रखा 3/10,
probability of f equal to 3/10 and probability of a intersection f, probability of a intersection f ये दे रखा है 1/5। तो आपको पता क्या करना है, ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट है, तो देखो 3/5 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 9/50 आ रहा है, तो 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट कह सकते हो। पूछा गया है इंडिपेंडेंट तो नॉट लिख देना है, मींस इंडिपेंडेंट नहीं है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, गिवन दैट द इवेंट्स A and B are such that probability of A equal to 1/2, probability of A दे रखा है 1/2। इसी तरीके से probability of A यूनियन B, इस बार कहा गया probability of A इंटरसेक्शन देकर A यूनियन B दे रखा है, A यूनियन B 3/5 है। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका सेट थोड़ा सा जो पहले आपने 11 में पढ़ा है भूल गए होगे, तो फिर से रिवाइज हो जाए। ये स्मॉल p दे रखा है, कहा गया फाइंड p इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले कहा गया है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस अगर a इंटरसेक्शन b 0 हो, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन, या प्रोबेबिलिटी सीधा लिख दो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, तो यहां से देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b, यहाँ 0 आ जाएगा। तो a यूनियन b दे रखा है 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a भी दे रखा है 1/2 प्लस में यहाँ p दे रखा है। तो सॉल्व करके p का वैल्यू पता कर लेंगे। 3/5 माइनस में 1/2 सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 आ गया, तो 6 में 1/10 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 माइनस 5 1/10 आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कहा गया है कि इफ इंडिपेंडेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, अगर इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो, मींस इनको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू p है, मींस p/2 हो, तब क्या होगा। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, उस केस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मींस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b p और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन भी p/2 आ जाएगा। ये वैल्यू दे रखा है 3/5, यहाँ क्या आ गया, इनको जोड़ दोगे तो हाफ प्लस में p माइनस p/2 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका आ जाएगा p+1 अपान में 2 मींस 6/5, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। तो ये आपका इस तरीके से ये हो जाता है, यहाँ पर 6/5 माइनस 1 मींस 1/5, तो p का वैल्यू यहाँ ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा गया है अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 8 है लेट a एंड b आर बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इसका टू दे रखा है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये दे रखा है 0.4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.12 आ जाएगा, 4 3 12। ये आपको इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। सबसे पहले पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये तो हो ही गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b। फिर पूछा गया, पर ये फर्स्ट पार्ट ही था। इसके बाद सेकंड पार्ट पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होगा 0.3 प्लस 0.4 माइनस में 0.12, तो ये कितना आ जाएगा 30 40 70 में से 52 12 निकल गया, तो 70 माइनस 0.58 आ जाएगा। इसी तरीके से 58 प्लस 60 70 आ जाएगा, इधर 4.7। इसी तरीके से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, थर्ड पार्ट पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a वेयर b इज ऑलरेडी टेकन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b मींस 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b ले लिया जाएगा 0.4। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आ गया 2 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ 3/10 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ b वेयर a इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ b वेयर a इज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b दे रखा है, b इंटरसेक्शन है 0.12 ही रहेगा और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a कर देना है, मैं 0.3 कर देना है। तो यहाँ डेसिमल हटाओगे 30 हो गया, 6 2 12 6 5 2/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि a एंड b आर टू इवेंट्स such that probability of a equal to 1/4, probability of b equal to 1/2। probability of a दे रखा है 1/4, probability of b दे रखा है 1/2, probability of a intersection b
ये दे रखा है 1/8, सीधी सी बात है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो साफ साफ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, इंटरसेक्शन बी है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, 1/2। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7/12, ये 7/12 दे रखा है, और साथ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आर नॉट बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इसको बोलते हैं आर, मतलब यूनियन होता है, नॉट बी ये दे रखा है, आर मीन्स यूनियन होता है, जहां भी आर है वहां यूनियन नोटेशन लगाया जाता है 1/4। तो ये सब ध्यान रखना, ये हम लिख देते हैं, यूनियन का मतलब होता है आर, ठीक है, और नॉर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉर मीन्स इंटरसेक्शन, इसका उल्टा। इसी तरीके से अगर यहाँ इंटरसेक्शन दे रखा है तो इसको एंड बोलते हैं। तो ये सब चीजें तो बेसिक पता हो, तो यही आपको रिवाइज करना है। ये 1/4 स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये पूछा गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, ए नॉट यूनियन बी नॉट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको उलट कर दे देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये हो गया। ये आपको कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो आपको इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दे रखा है 1/4। तो यहां से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1/4, 3/4 आ गया। और इधर से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम यही देख लेते हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहा है, 1/2 इंटू 7/12 मिल रहा है। तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7/24 आ रहा है, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3/4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 7/24 है। तो इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट इंडिपेंडेंट आया, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सबसे पहले दे रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट है, और कुछ आपसे कुछ सेट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां भी देख लेते हैं सेट के क्वेश्चन, जैसे सेट की प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में तो ये जितने भी सेट अप्रोच की प्रैक्टिस के लिए इसको हम बता रहे इसलिए क्योंकि आपके सेट की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन में भी दिक्कत हो सकती है, जैसे ए नॉट बी और ये इंटरसेक्शन वाले, इसलिए एक एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। और वैसे भी हमारा कमिटमेंट था कि हर क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3, ये दे रखा है 0.3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है 0.6, ये दे रखा है 0.6। इसी तरीके से आपको ये कहा गया इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी पता कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई विद 0.18 आ जाएगा। अब ये तीनों चीजें मिल गई। पहले पूछा गया ए एंड बी, तो फर्स्ट तो काम यही हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका यही हो गया। सेकंड पार्ट पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 था, सेकंड नहीं है। तो इसी तरीके से फिर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, मीन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी होगा, इसी तरीके से ए नॉट बी का भी इंटरसेक्शन होगा, और सभी मीन्स अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, और ए और अकेला रखा जाए बी नॉट के साथ में तब भी इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये आपके सभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ भी मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ये वैल्यू पता कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका कितना है 0.3 है, और बी नॉट आपका 1 माइनस 0.6 आ जाएगा, तो ये 0.3 इंटू 0.12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से 12। इसी तरीके से थर्ड पार्ट क्वेश्चन में कहा गया है 11 के थर्ड में पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब है, अभी बताया था ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन 0.3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6
माइनस में 0.18, तो यहाँ 90 में से 18 90 माइनस 8 0.72 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा गया नाइदर ए, तो ये भी देखना है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए मीन्स ए नॉट, नॉर मीन्स इंटरसेक्शन होता है और बी नॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आपको क्या पता करना है, ए यूनियन बी, एक साथ ही डिमार्गन्स लॉ लगाते हैं कि अगर कहीं दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का डैश, ये डिमार्गन्स लॉ है। इसी तरीके से अगर दे रखा है ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन है, यूनियन बी डैश, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का डैश, तो ये डिमार्गन्स लॉ ये आपका इसीलिए हम बताना पड़ा क्योंकि ये सब सिलेबस में तो हटा दिया गया है, 11th में बहुत कम क्वेश्चन इसके हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मीन्स जो आपका ए यूनियन बी आया था, ए यूनियन बी आप निकाल चुके हो जो जितना, तो 1 माइनस 0.72 मीन्स 0.28 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट था, ये इतने ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अ डाइस टॉस्ड ट्वाइस, अ डाइस टॉस्ड ट्वाइस, अब डाई को टॉस करेंगे तो 1 1 से लेकर 1 6, फिर इसी तरह लास्ट में 6 6 तक 36 पॉसिबिलिटी जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो कहा गया एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस मींस प्रोबेबिलिटी क्या पता करना है, डाइस टॉस थ्राइस, 3 बार, तो इसको 2 बार नहीं 3 बार है, तो यहाँ पर देखो 3 बार को ट्राई करना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा गया एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर रहे, 1 टाइम्स ऑड नंबर रहे। इसका मतलब क्या हो गया, क्या क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे, इस तरीके से ऑड नंबर, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक 1 टाइम्स ऑड रहे, 1 टाइम्स ऑड, 1 ऑड लिख देते हैं, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स ऑड, ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस, इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड, एक बार भी ऑड ना आए। तो ऐसे कितने हैं जिसको एक बार भी ऑड ना आए, अगर 3 बार थ्रो करेंगे तो देखो एक डाई को कहा गया ना अ डाइस टॉस थ्राइस, तो डाई में क्या आएगा, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना होगा, क्योंकि एक डाई में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक का पता कर लेते हैं, उसी को रिपीट किया गया है, तो ऑड नंबर कितने आएंगे, ऑड नंबर 1 3 और आपके 5, तो ऑड नंबर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना होता है 3/6 मीन्स 1/2 होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड, एक बार भी ना आए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का भी कितना होगा 1/2 ही होगा, 1 माइनस 1/2, क्योंकि या तो ऑड आएगा, ये वैल्यू 2 4 6, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, और दूसरी बार भी 1/2, क्योंकि हर तीनों बार आपका इवन ही रहे, मीन्स ऑड ना आए, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/8, तो ये आ जाएगा 7/8। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि अगर 3 बार थ्रो करोगे या तो एक बार भी ऑड ना है, एक बार है, 2 बार 3 बार, तो एक जीरो वाला सिर्फ यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, या फिर एक एक जोड़ के भी कर सकते हो, तो 3/3 और 8 और 1/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 balls are drawn at random, 2 balls are drawn at random with replacement, इस बार कहा गया रिप्लेस कर देना है, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, 10 ब्लैक बॉल्स है और 8 रेड बॉल्स है। इसमें से हमें क्या करना है, 2 बॉल लेना है, कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट पार्ट है दोनों के दोनों रेड बॉल हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला भी रेड बॉल और दूसरा भी रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी आर मान लेते हैं, रेड बॉल आर इवेंट है, हम नोटेशन छोटे छोटे नहीं लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, पहली बार आप लोगे तो कितने रेड है 8 है, तो 8/18 आ जाएगा। दूसरी बार भी क्योंकि रख देना है तो इतना ही रहेगा, 8/18 ही रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा, यहाँ 2 9 जा, दूसरी बार भी 2 4 जा, 2 9 जा, तो आ जाएगा 16/81। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट है कुछ। सेकंड पार्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है वो था रेड। इसी तरीके सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहला तो ब्लैक हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, और दूसरा कहा गया सेकंड बॉल इज रेड, ये कंफर्म है BR। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लैक बॉल पहले लोगे तो 10/18 आएगा,
और दूसरी बार रेड बॉल लिया गया तो 8/18 बॉल रख देनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 5, यहाँ 9, यहाँ 2 4 जा और यहाँ 9, तो 5 4 जा ऊपर 20 आ गया, नीचे 81 ही रहेगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है, तो क्वेश्चन को ये देखना, वन ऑफ देम इज ब्लैक, एक ब्लैक है, अभी नहीं कहा गया कौन सी ब्लैक है। तो ब्लैक पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अगर पहला ब्लैक है तो रेड इस तरीके से, या फिर पहले रेड ले लो फिर ब्लैक ले लो, क्योंकि कह रहे हैं वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इस तरीके से कहा गया। तो इसमें दो चांस बन जाएंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, और आर का मतलब यहाँ आर का मतलब प्लस होता है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू आर हमने देखा है क्या आ जाएगा 10/18, तो 10/18 इंटू 8/18 रखो, या फिर से रख देना है, रेड पहले लोगे तो 8/18, तो उसी का ट्वाइस आ जाएगा 8/18 इंटू यहाँ पर 10/18, ब्लैक बाद में लिया तब भी वही, क्योंकि बॉल रख देनी है तो सैंपल स्पेस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 20 आया था, इसका ट्वाइस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40/81। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आपका सीधा जो क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट में आपको सिर्फ ये समझना था कि लैंग्वेज किस तरीके से होती है, और बाकी तो वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ए और बी दो इवेंट दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई प्रॉब्लम दे दिया गया तो 1/2 है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सॉल्व करने की 1/3 है। कहा गया रेस्पेक्टिवली, अब देखो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर पूछा जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ए एंड बी पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ध्यान रखना है। तो 1/6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल कहा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट कहा गया है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है कि चाहे ए सॉल्व करे, अकेला ए सॉल्व करे, या फिर प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व करे, ऐसे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व करे और बी सॉल्व करे और बोथ करे, प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाए। मींस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए सॉल्व करे लेकिन बी ना कर पाए, मींस एग्जैक्टली 1 सॉल्व कर रहा है, मींस ये इन दोनों का मतलब है एग्जैक्टली 1, और इसका मतलब है दोनों, मींस कुल मिला के एटलीस्ट 1। तो या फिर क्या करे, ए ना कर पाए बी करे, या फिर हो सकता है दोनों करते हैं, इस तरीके वाली सिचुएशन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, एक एक लिख देते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी नॉट आ जाएगा 1 - 1/3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 - 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मीन्स 1/2 इंटू 1/3, ये पहले हमने दे दिया था यहाँ पर 1/6। तो यहाँ क्या आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इंटू 2/3 प्लस में 1/2 इंटू 1/3 प्लस में 1/6, तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ हो गए 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 1 6, इसका मतलब 2/3। इसी तरीके सेकंड पार्ट कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है 14th के, कहा गया एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, मींस ए बी ना सॉल्व करे फिर, या फिर बी सॉल्व करे तो ए ना सॉल्व करे, ये वाली सिचुएशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यही दोनों रह जाएंगे, मींस 1/2 इंटू 2/3 रहेगा प्लस में 1/2 इंटू 1/3 रहेगा, ये वाला सिचुएशन रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1 3/6, 3/6 का मतलब 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका सिचुएशन दो क्वेश्चन हुए, एक तो सॉल्व हो जाए, मींस ऐसा ना रहे कि सॉल्व ना हो, इसको 1 में माइनस नॉट सॉल्व भी कर सकते थे। नॉट सॉल्व में कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में तो 1/3 माइनस 1 में से करके भी कर सकते थे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, 15 में कहा गया है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए
वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड लिया गया 52 कार्ड में से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इवेंट्स ई एंड इफ इंडिपेंडेंट, कौन कौन से में इंडिपेंडेंट है। तो देखो कार्ड इज फ्रॉम में वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड में से 52 कार्ड है यहाँ पर दे रखा है, इन विच द फॉलोइंग ऑफ, ये कुछ इवेंट दे रखे हैं। ई कोई इवेंट है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, ई कोई इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पीड, तो स्पीड कितने होते हैं 13, तो 13/52 आ जाएगा, एक लिया गया क्योंकि स्पीड 13 होते हैं। इसी तरीके से एफ कोई इवेंट लिया गया है, एफ इवेंट दिया गया है कि यहाँ पर एक इक्का होना चाहिए, इक्के 4 होते हैं, एस का आ गया तो 4 होते हैं, तो यहाँ पर 4/52 आ जाएगा। तो अब आप देखो ये इवेंट कितना है 1/4 है और ये 1/13 है, इनका इंटरसेक्शन देखो, ये इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि आपका स्पीड का इक्का कितना है 1 होता है, तो 1/52, तो यहाँ देखो दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो इतना आ रहा है, इसका मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट है, क्रॉस में समझ लेना, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये सब प्रोबेबिलिटी देखा, पी हमने नहीं लिखा है, प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में कहा गया ई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ई कोई इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी ही लिख देते हैं, इसके 26 होंगे, तो 26/52 ब्लैक कार्ड कहा गया है। और एफ कोई इवेंट है, यहाँ लिख देते हैं, एफ कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, ब्लैक किंग है, तो किंग 4 होते हैं, तो 4/52 हो गया। तो अब पता क्या करना, ये भी पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ गया 1/13। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ में आपका कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह रहा है ब्लैक कार्ड होना चाहिए, में 2 ब्लैक कार्ड होते हैं, कौन कौन से, क्लब और स्पेड होते हैं, चिड़ी और हुकुम होते हैं, तो 2 कार्ड इसमें आपके फेवरेबल हुए 52 में से, तो आ जाएगा 1/26, जबकि यहाँ कितना है, यहाँ भी 1/26 ही है, 2/52, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से कहा गया, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में कहा गया ई द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, ई इवेंट है इस तरीके से, किंग हो या क्वीन हो, तो किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, तो 8/52। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या कहा गया है, एफ कहा गया है कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, इस बार क्वीन हो या जैक हो, ये भी 8 हो जाएगा, 8/52, 8/52 सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 आ गया, यहाँ 2/4 13 आ जाएगा, यहाँ 4 2 जाए, यहाँ भी 13 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन देखें, ई इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, उसमें क्वीन जैक हो, यहाँ किंग जैक है, तो क्वीन दोनों में कॉमन है, मीन 4 कार्ड 4 क्वीन होते हैं, 4 कॉमन है, तो 4/52 मीन 1/13 आएगा, 1/13 होगा, 52 कार्ड में से 4 आपके क्वीन है, जबकि यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो तो नॉट इक्वल टू 2/13 इंटू 2/13, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि 4/169 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट, तो थर्ड वाला नॉट इंडिपेंडेंट है और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में था, आपको यही पूछा करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले 2 केस में है इंडिपेंडेंट और लास्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% लोग हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 60% हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मान लेते हैं 60%, इसको प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो 60/100 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% इन हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश, और इंग्लिश वाले ई मान लेते हैं, ये 40% है, 40/100, तो 60% यहाँ, 40% इंग्लिश के एंड न्यूज़पेपर, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और आपके 20% है, मीन्स हिंदी एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये 20% है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर दे रखा है। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर, ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब पूछा गया न्यूज़पेपर, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चा को लिया गया है सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। कहा गया आपको पता करना फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी मीन्स ये, नॉर मीन्स होता है इंटरसेक्शन और का उल्टा, नॉर इंग्लिश, ये वाला सिचुएशन है, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन इंग्लिश पूछा गया है, ये चाहिए, तो इसका मतलब 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखेंगे तो 60 + 40 - 20 अपन 19 सब में 100 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - 60 40
100 माइनस 80, तो 1 माइनस 80, 1 माइनस 80 मतलब 20 अपान में 100, ये आ जाएगा मीन 20%। अब परसेंट में करो तो इतना प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा 2/10 या फिर 1/5, 1/5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा गया है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट में कहा गया है ए था, बी पार्ट पूछा गया है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब ये ऑलरेडी पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो इंग्लिश का कितना पड़ेगा, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश हिंदी ऑलरेडी नोन, ये वाला सिचुएशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ये 20%, 20/100 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच देखेंगे तो 60/100 है। तो ये भी आपका 100 से 2/6 मतलब 1/3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट मतलब यहाँ ए बी सी करके ए बी और सी पार्ट कहा गया है। सी पार्ट में कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अगर पहले से पता है प्रोबेबिलिटी आप पहले से पता है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश ऑलरेडी नोन, तो इसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20/100 इंटरसेक्शन ऊपर वही रहेगा, नीचे आपका 40/100 आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ गया। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 में थे, 3 पार्ट ए बी सी करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर से। 17 में कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया, तो वो पता करना है कि इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर अकेला एक ही नंबर होता है, वो है 2। तो 2 अगर 2 डाई को थ्रो किया गया तो 2 एक ही बार आएगा, तो इसका मतलब पूरे 36 में एक ही चांस है जो आपका फेवरेबल है। तो 2 वाला चांस मीन्स 1/36 हो गया, क्योंकि बहुत सारे, ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है 9th 10th में, ये आपके इवन प्राइम नंबर का जोड़ा, तो इवन प्राइम नंबर का 1 से लेकर 6 तक हम करेंगे, तो आपका फेवरेबल 2 है। तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया 1 से लेकर और 1 तक ये सभी, तो अकेला 2 ही आपका फेवरेबल रहेगा, मतलब जो इवेंट आएगा वो अकेला 2 मीन्स क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ इवेंट है वो आपका अकेला 1 आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है ये 36 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये 2 लिखा हुआ है, 2 पहले पर है, दूसरे पर भी 2 है, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा मीन्स एक कोई और आपका टोटल 36 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कौन सा इसमें सही, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं पर 0 आ जाएगा। सेकंड कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, तो ये पता करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये फॉर्मूले पर बेस्ड है। दूसरा क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यही ऑप्शन सही है, इसका मीनिंग यही सही है, करेक्ट दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही है, सी वाला गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1, ये भी गलत है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज आपका द एंड है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, ये हमारा 18 क्वेश्चन था इस पर। इसके बाद देखो क्या है हमारे, इसके बाद में आपका है कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है बेस थ्योरम। मेन जो हमारा मकसद है वो करना है बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम से पहले क्या क्या हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं। बेस थ्योरम से पहले क्या क्या जरूरत है, तो बेस थ्योरम से पहले जरूरत होती है कि सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो पार्टीशन पता होना चाहिए कि पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि यहाँ पर हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ये पता होना चाहिए। इसके बाद में हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। और जब ये आ जाए तो बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम में क्या होता है, बेस थ्योरम में आपको पता करना है कि जो इफेक्ट है वो तो आपको चलो पता है कि क्या है, लेकिन इसके पीछे क्या है, मीन्स इफेक्ट के पीछे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इफेक्ट, व्हाट इज कॉज बिहाइंड इफेक्ट। तो एक छोटी सी इसकी कहानी भी है कि कोई चीज कैसे, जैसे कोई मान लो आपको कोई लिस्ट देखने जाता है, कोई आपका मेरिट लिस्ट देखने जाता है, तो मेरिट लिस्ट जब देखने जाता है तो वो अपना नाम देखता है, उसको पता रहता है कि मैं तो टॉप पर हूँ ही, और हमारे जो सेकंड नंबर पर है वो क्या है, वो कौन है, तो उसके बाद तो किसी को भेजता है लिस्ट देखने के लिए। तो वहां पर जो मतलब जिसने कॉन्सेप्ट दिया है
तो क्या करता है, फर्स्ट के बिना देखे ही सेकंड देख के आ जाता है कि जो है सेकंड नंबर पर, तो उसी का नाम बताता है जो भेजा जाता है, मतलब जिसको डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं फर्स्ट पर हूँ, तो देख के वो आके बताता है कि नहीं आप सेकंड पर, आप ही का नाम है। तो बड़ा वो यही पूछता है कि फर्स्ट पे किसका है, तो कह फर्स्ट तो मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बिना कॉज जाने, ठीक है, इफेक्ट पता किया जा सकता है। ये चीजें यही पर धीरे धीरे बन जाती हैं। तो यहाँ हम जो यही काम करते हैं, हमारा काम क्या होता है कि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पहले पार्टीशन को चलो एक करते हैं, मान लो कोई पार्टीशन किया गया, एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब है कि कोई किस तरीके से, मान लो बहुत सारे, कोई आपको मान लो कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांटनी है, तो इसका मतलब क्या करना है, उसका पार्टीशन करना है। अब पार्टीशन में सबसे जरूरी क्या होता है कि पार्टीशन जब भी कर रहे हो तो उसमें कोई चीज कॉमन नहीं आना चाहिए, मींस ई आई इंटरसेक्शन एफ आपका यहाँ ई जे मान लो, ये चीज तो नल सेट होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज सबको जोड़ लें, अगर मान लो 2 ही को हम ले रहे हैं ई आई जे, तो सबको जोड़ के सैंपल स्पेस होना चाहिए, और हर एक चीज पॉजिटिव होना चाहिए। ई आई का जो भी वैल्यू प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ यही है, कोई सैंपल स्पेस का मतलब किसी की प्रॉपर्टी है, उसको 3 बच्चों में बांटनी है, तो किस तरीके से पार्टीशन आपका होगा, इस तरीके से आपका, इस तरीके से मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से पार्टीशन होगा। अब मान लो कोई आपको इस तरीके से कहा गया है कि अब सेकंड में मान लो उसको फर्दर पार्टीशन करना है, इसके 3 बच्चे हैं तो इसके 3 पार्टीशन होंगे, इसके 3 हिस्से होंगे। यहाँ इसी तरीके से मान लो 2 पार्टीशन करना है, इसका मान लो 1 रहना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पहले पार्टीशन है वो, उसके बाद में क्या, उनके अलग अलग हिस्सों का, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें पार्टीशन में आती है। यहाँ फिलहाल देखते हैं प्रोबेबिलिटी में किस चीज की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी में है कि मान लो कोई सैंपल स्पेस है, और उसको सैंपल स्पेस का मतलब, उसको जब पार्टीशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसेट मिलेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस एक सेट है। तो इसको मान लो बहुत सारे पार्टीशन में बांटा गया है, मान लो E1, E2, E3, इस तरीके से बहुत सारे पार्टीशन इनके दिए गए हैं। मान लो EN, E4, यहाँ इस तरीके से E5, यहाँ E6, तो ये सब हिस्से में बांटा गया है। अब मान लो इसी तरीके से यहाँ एक आपका ये पार्टीशन कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा हमें लेना है, इवेंट लेना है जो इन सब में थोड़ा थोड़ा सा कॉमन हो। मान लो ये वाला सिचुएशन, ये कोई इवेंट ले लिया गया, तो जो आपका फाइनल इवेंट है ए, वो क्या है, वो E1 में भी है, E1 के हिस्से में भी है, और E2 में भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2 भी है। ये एरिया इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E3 भी है। इसका मतलब क्या होगा, जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां थोड़ा सा मीनिंग उसी का चेंज हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर E1 इज ऑलरेडी टेकन, मींस पार्टीशन पहले हो चुका है, E1 का कुछ हिस्सा यहाँ आ गया है, यहाँ हमने इधर दिखाया। इसी तरीके से ये तो 0 इसमें दिख रहा है, तो E4 का इसी तरीके से हिस्सा आ गया, E2 का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, E3 का आ गया। इस तरीके से आपका ये सब कुछ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सबका हिस्सा मिला के ये बनेगा पार्टीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक एक हिस्से से, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी का नोटेशन दे दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर पता करना है तो वो E1 का भी पार्ट हो सकता है, E2 का भी हो सकता है, E3 का भी हो सकता है, E4 का भी हो सकता है। मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ जिसकी जरूरत है। जैसे मान लो आपके पास 3 बैग्स हैं, बैग B1, B2, B3, और पता लगा इसमें कोई रेड ब्लैक बॉल है, यहाँ भी रेड ब्लैक बॉल है, यहाँ मान लो 4, 6, यहाँ पर 4 ब्लैक और 6 रेड बॉल है, 4 ब्लैक और 6 रेड बॉल, यहाँ मान लो 3 ब्लैक और 7 रेड बॉल है। इस तरीके से यहाँ 5 रेड और प्लस में 7 ब्लैक बॉल है। इस तरीके से है सिचुएशन। अब पता लगा एक बॉल आपको लेनी है, अब एक बॉल लेनी है और वो बॉल बाद में देखा गया कि ब्लैक मिली, तो ब्लैक बॉल कहाँ की हो सकती है, B1 बैग की हो सकती है, B2 की हो सकती है, B3 की हो सकती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो फाइनल इवेंट है वो हमारा ब्लैक बॉल लेना है, लेकिन पता क्या करना है, हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी पता करनी है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टेकन, बॉल इज टेकन, लेकिन किस बैग से है, B1 से है, B2 से, मान लो B1 से है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो पूरा इस पर जो थ्योरम है वो आपका, ये आपका रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहा जाएगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन को करते हैं, इसको बोलते हैं पार्टीशन। ये आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, मैं सबको जोड़ दिया गया, पार्टीशन भी यहाँ बता दिया। और बेस थ्योरम की जब जरूरत होगी तो बेस थ्योरम क्या आ जाएगा, बेस थ्योरम आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फाइनल इवेंट है, मान लो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
फाइनल इवेंट है और यहाँ EI में लेना है जो जितने हिस्सों में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे यहाँ से आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो लिया गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन EI, ए इन ए तो है EI पहले टेकन है, यहाँ फिलहाल देखते हैं एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ देखो तो ये आपका हो गया पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं फिर हम उसको आगे बताते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 15 में क्या कहा गया है, जिससे क्लियर हो जाए, कहा क्या गया है कि अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। मींस क्या है, सैंपल स्पेस के दो पार्ट बन गए, मींस पार्टीशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, पार्टीशन का जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वो 1 आनी चाहिए। तो यहाँ दो हिस्सा दे रखा है, पहला हिस्सा है स्ट्राइक होने की, ये मान लो स्ट्राइक की है, ये पहला काम है पार्टीशन करना, फिर आपको ये हिस्सा देखना है। दूसरा नॉन स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं हो रहे वो हिस्सा, तो दो हिस्सा है। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी दैट 0.6 देयर विल बी स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने 0.6 है, 65 है, there will be a strike 0.80 that the construction job will be completed on time। अब 0.65 अगर स्ट्राइक की है तो नॉन स्ट्राइक की कितनी होगी 0.35। तो पहले ये आपका पार्टीशन आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मींस सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दे रखा है ये 1 कंप्लीट होना चाहिए। तो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक ये आपका 0.65 अगर स्ट्राइक की है तो नॉन स्ट्राइक की 0.35 हो गया। अब कहा गया 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। अगर नॉन स्ट्राइक वाला ये वाला सिचुएशन है तो आपका जो फाइनल इवेंट है, जो फाइनल इवेंट दे रखा है, मान लो फाइनल इवेंट को ए मान ले या ई मान ले, ई मानते हैं, तो ये क्या है इवेंट, और इसको ए भी मान लेते हैं या एस या एल ले लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा इवेंट, क्या कौन सी इवेंट है ये, ई विद द इवेंट कि कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये एग्जांपल है बुक्स में भी है, कंप्लीटेड ऑन टाइम सॉल्व किया हुआ, ये आपको समझाना, इसको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझना है, ये आपको इस तरीके से दे रखा है। तो ये आपका इवेंट जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो अगर इस कैटेगरी में पहले वाली कैटेगरी में लिया जाए तो इसका मतलब क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट अंडर नॉन स्ट्राइक, जबकि पता है नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.80 है। इसी तरीके से कहा गया है that the construction job will be completed on time if there is no strike and 0.32, और यहां दे रखा है इस हिस्से में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट आकर इफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हो रहा है तो 0.32 है। ये सिचुएशन है that the construction job will be completed on time if there is strike। आपको पता क्या करना है, determine the probability that the construction job will be completed on time। अब देखो इसका ये बताने का मकसद क्या है हमारा, कि इसको बेस थ्योरम नहीं, बेस थ्योरम से पहले है, इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि पहले आप देखो आपका जो फाइनल काम है वो पता करना, जॉब कंप्लीटेड, जॉब आपका जो कंप्लीट हुआ ऑन टाइम हुआ है, मीन जो आपका इवेंट है वो आकर हो गया। तो यहाँ ये सिचुएशन किया गया, सबसे पहले आपको एक सैंपल स्पेस बनाना है, इसका पार्टीशन करना है, पार्टीशन आप कैसे भी नोटेशन बना सकते हो। ये आपका स्ट्राइक वाला है, ये नॉन स्ट्राइक का किया गया। स्ट्राइक में आपका 0.35 दे रखा, 0.65 दिया गया, इधर आपका नॉन स्ट्राइक में 0.35 अपने आप, क्योंकि ये कंप्लीट होने से पहले काम ये कंप्लीट करना। अब आपको करना क्या है, ये हम हटा देते हैं क्योंकि पार्टीशन 4 न दिखे। अब आपको ये करना है, जॉब का मतलब ये आपका जो फाइनल इवेंट है वो आपका कहीं से भी हो सकता है, स्ट्राइक से भी हो सकता है, नॉन स्ट्राइक से भी हो